नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज के खबरों की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। बिल्कुल। बीते दिन पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। जगह जगह पर राष्ट्रीय ध्वज भी लहराए गए हैं। जी जी। हम 75वें साल में प्रवेश कर गए हैं जी। तो इसमें हम इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है। जी बिल्कुल। इसके बारे में अपने विचार साझा कीजिए। सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आज़ादी के हमने जो 75वीं वर्षगांठ मनाई कल ही। जो आपने पूछा कि 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए और बहुत कुछ हमने खोया, बहुत कुछ पाया, ये बिल्कुल सही बात है। पहले तो हमने जो आज़ादी है बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद पाई। बिल्कुल। बहुत सी जानें गई, कीमती जानें गंवाई हमने। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें दांव पर लगाकर और इतना अपने घर परिवार तक लुटाकर बिल्कुल आज़ादी प्राप्त की। बिल्कुल। और उनके मन में सिर्फ एक बात थी, देश प्रेम। देश प्रेम को लेकर वो आगे बढ़े और उसको लेकर उन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, उनके साथ पूरी लड़ाई लड़ी। और इस दिन के लिए 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा खुशी उन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के चेहरों पर थी। बिल्कुल। उसके बाद शुरू हुआ स्वतंत्र भारत का अपना सफ़र। बिल्कुल। स्वतंत्र भारत में हमने धीरे धीरे इन 75 वर्षों में एक अपना मकाम बनाया है, एक जगह बनाई है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। एक विश्व के एक शक्तिशाली और विकासशील देश के रूप में भारत को जाना जा रहा है। बिल्कुल। विश्व मंच पर भारत की एक अलग पहचान है। लेकिन इस दौरान भारत ने बहुत कुछ खोया भी है। इसमें क्या हुआ कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1962 में चीन ने आक्रमण किया। बिल्कुल। 1965 और 1971 में पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुआ। कारगिल युद्ध हुआ। बिल्कुल। ये सारे युद्ध जो हैं, भारत के वीर जवानों ने बहुत ही वीरता से, बहुत ही बहादुरी से लड़े। बिल्कुल। और इन सभी लड़ाइयों में भारत ने जीत हासिल की। 1971 के युद्ध में जब भारत ने जीत हासिल की तो उसकी 50वीं वर्षगांठ हम 2021 में अब मना रहे हैं। उसके जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो भारत का जो ये सफ़र है 75 साल का, मैं कहूँगा कि इस दौरान भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर बात करें, हम अगर बात करें विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, तो चांद तक हम पहुंचे हैं। हमारी पहुंच हुई है। अंतरिक्ष में हमारा अपना सैटेलाइट है। हर तरह से विश्व में हर क्षेत्र में हम हर विकसित देश के बराबर इस वक्त खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो शायद किसी भी तरह की दूसरे देशों को हमारी कमजोरियां नजर आई, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे पर आक्रमण किया, हमारे देश पर आक्रमण किया। तो सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त हमारे देश में एकता और अखंडता की है। बिल्कुल। आपस में जुड़कर, मिलकर, एक बनकर रहेंगे तो किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो आंख उठाकर भी हमारी तरफ देख सके। बिल्कुल सही जी विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं कि लगातार जो तालिबानियों का कब्जा है वह अफगानिस्तान पर हो रहा है, यानी कि हो ही गया है। जी जी, हो चुका तो है। अभी तो काबुल में भी इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। वहाँ पर कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं इस वजह से।
उन्होंने सत्ता जो है पूरी तरह से अपनी और उन्होंने आकर्षित कर ली, अपने हथियार ली है उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या इसका जो प्रभाव है वो भारत पर नहीं पड़ेगा, या मतलब कि हमारे भारत को कोई इससे नुकसान तो नहीं है ऐसी बातों से? देखिए, तालिबान की अगर हम बात करें उससे पहले मैं ज़रा सी छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान में से भारत का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, हिंदुस्तान विभाजित नहीं हुआ था, पाकिस्तान नहीं बना था 1947 से पहले, बहुत पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं का राज होता था, उस समय भी अफ़गानिस्तान के जो वहाँ के हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने, जैसे अहमद शाह अब्दाली हैं, वो अफ़गानिस्तान से ही आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर कुछ देर उन्होंने राज भी किया, काफी सारा हिस्सा उन्होंने हथिया लिया। महाराजा रंजीत सिंह से भी लड़ाइयाँ हुई अफगान शासकों की। तो अफगानिस्तान से भारत का जो है रिश्ता वो काफी पुराना चला आ रहा है। अब अफगानिस्तान में पिछले 20 साल अमेरिका वहां पर रहा, काबिज रहा, अमेरिका की सेना वहां पर काबिज रही, और उन्होंने तालिबान को पहले जो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था अफगानिस्तान पर, उसको वहां से हटाकर, वहां से छिन्न भिन्न करके वहां पर अपना राज्य बनाया, अफगानिस्तान की सरकार बनाई, लोकतांत्रिक सरकार बनाई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में जब सरकार चेंज हुई तो वहां से उन्होंने सेनाएं वापस बुला ली। वहां से सेना हटते ही अफगानिस्तान जो है फिर एक कमजोर देश के रूप में सामने आया, जिस पर तालिबान ने मौका देखते ही आक्रमण करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तालिबान ने इस बार अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा सा फेरबदल करते हुए उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अफगानिस्तान की जितनी भी इंटरनेशनल सीमाएं हैं, पाकिस्तान से लगती है, ईरान से लगती है, ताजिकिस्तान से लगती है, उज्बेकिस्तान से, जितनी भी इंटरनेशनल उसके बॉर्डर्स हैं, वो सारे पहले बॉर्डर्स सील किए, अपने कब्जे में लिए, ताकि बाहर से कोई भी देश अफगानिस्तान की सरकार की मदद के लिए ना आ सके। बिल्कुल। ये उनकी स्ट्रेटजी का एक मुख्य बिंदु रहा। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसे हम कहें कि अमेरिका समेत सारे देशों ने सिर्फ उसको देखा ही, किसी ने भी आगे बढ़कर अफगानिस्तान की सरकार या वहां के लोगों की मदद नहीं की। बिल्कुल। और आज नतीजा ये है कि अफगानिस्तान के राजधानी काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भी कहते हैं कि वो देश छोड़कर चले गए हैं। बिल्कुल। वो किसी अरब देश में चले गए, वहां से वो शायद अमेरिका जाएंगे, वहां पे राजनीतिक शरण लेंगे। लेकिन अमेरिका ने जो वहां पर 20 साल राज किया, और इसके इमीडिएटली बाद वो जब वहां से चले गए, तो लेकिन उन्होंने वहां पर कुछ भी सिक्योरिटी का या कुछ भी नहीं किया, इंतजाम नहीं किया। तालिबान ने इस वक्त, आप ये देखिए कि तालिबान की ओर से जो फायरिंग की जा रही है वहां के हवाई अड्डे पर, यह आज ही की खबर है, काफी ज्यादा रश वहां पे इकट्ठा हुआ है और 5 लोगों की जान जा चुकी है। बिल्कुल। इससे क्या हो रहा है कि वहां पर एक दहशत का माहौल तो पहले से बन ही चुका है। जो वहां से अमेरिकी नागरिक हैं, दूसरे देशों के विदेशी नागरिक वहां पर जो दूतावास में भी रहते हैं, इवन की यहाँ तक कि भारत के जो निवासी हैं, वो भी वहां पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल। 200 के करीब सिख समुदाय के जो लोग हैं वो अफगानिस्तान में रह रहे हैं। और इस वक्त वो 200 सिख समुदाय के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं वहां पर। और अफगानिस्तान से निकालने के लिए भारत सरकार ने अपने एयर इंडिया के 2 जहाजों को बिल्कुल तैयार रखा है कि जिस वक्त भी मौका मिलेगा हम वहां से अपने नागरिकों को निकालेंगे, सुरक्षित निकालेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये सब कुछ है जो ये सरकार को पहले करना चाहिए था। ये सरकार ने जो किया, वहां पर तालिबान का कब्जा पूरी तरह से होने का इंतजार करते रहे। उसके बाद अब जब सब कुछ हो गया तो अब सरकार इस हफड़ा दफड़ी में है, हड़कंप मच गया कि हम अपने नागरिकों को कैसे बुलाएं। वही बिल्कुल। तो ये जो है
आपने जो पूछा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उससे भारत का क्या असर होगा, भारत पर असर हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो सारे तालिबान को बैक कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो तालिबान निसंदेह भारत वैसे भी तालिबान और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा है हमेशा से विश्व मंच पर। तो तालिबान जो है वो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर भारत पर कोई ना कोई गड़बड़ या आक्रमण या कोई भी हिंसा वो कर सकता है। इसलिए भारत की सरकार को पहले से इस माहौल से निपटने के लिए सजग हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी विकास जी। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने एक बीते दिन बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो ओलंपिक्स में पदक विजेता हैं उनको उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उन्होंने नौकरियां देने का दावा तक किया है जी। तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये विजेता रहे हैं इनके जो गांव और शहर है उनका जो मतलब कि सड़कों का और स्टेडियम्स वगैरह का जो नामकरण है वो इनके नाम पर होगा। हाँ जी। तो पिछले जो बीते दिन में इन्होंने एक समारोह करवाया था, वहां पर इन पदक विजेताओं को उन्होंने मोटी राशि भी उन्होंने मतलब कि सम्मानित किया था उनको देखकर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो खिलाड़ी हैं विश्व मंच पर उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। बिल्कुल। बहुत सालों के बाद, बहुत अरसे के बाद भारत ने इतने पदक जीते हैं और ओलंपिक में ये इतना हासिल करना ही ये भारत के लिए, भारत के देशवासियों के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि कहा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब से जो खिलाड़ी गए थे, ज़्यादातर हॉकी के टीम के थे और बाकी भी जो खिलाड़ी गए जो पदक जीत कर आए उन सभी को सम्मानित किया। पंजाब सरकार की ओर से 2.5 करोड़ रुपया उनको दिया और इसके अलावा उन्होंने साथ ही घोषणा की कि उनको सरकारी नौकरी और जो ऑलरेडी उस नौकरी में हैं उनको पदोन्नत किया गया। जैसे कि हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, उनको पदोन्नत करके एसपी बना दिया गया पंजाब पुलिस में। तो इस सिलसिले में उन्होंने साथ में ये भी कहा कि खिलाड़ियों के गांवों को जाने वाली जो सड़कें हैं उनके गांव के जो स्टेडियम हैं वो उनके नाम पर बनाए जाएंगे, सड़कों का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। मेरे हिसाब से अगर ये काम किया गया है तो ये एक प्रोत्साहन है, एक तरह से एनकरेजमेंट है कि खिलाड़ियों को अगर हम इस तरह से एनकरेज करेंगे तो आज जो हमने कांस्य पदक हॉकी में जीता है, कल को उसको हम गोल्ड में बदलने की पूरी एक दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करेंगे। बिल्कुल सही। दूसरी बात है कि इस वक्त जो खिलाड़ियों के साथ हम और हमारी सरकार उनके साथ जो बर्ताव करेंगे या जिस तरीके से उनका सम्मान करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी जो अभी खिलाड़ी बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, जो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा। उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम भी अगर बड़े होकर इसी तरह से कुछ अपने देश के लिए करेंगे तो हमें भी उसका इसी तरह से इनाम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी विकास जी, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं जी। हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह जो है एक बहुत ही बुरी कुरीति का नाम इसको दिया गया है जी। वह अभी भी कई देश ऐसे हैं जहां पर ये अभी भी अपना पैर जो है पसार ही रहा है जी। तो इससे छोटे बच्चों को भी नुकसान जी। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि कई वैसे समाज के कई लोग हैं जो मतलब बेशक ही हमारी तरफ से कानून बनाए गए हैं इस पर कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, पर जो समाज के कई लोग हैं वो इसको समाप्त नहीं होने देना चाहते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाल विवाह जो है ये एक बहुत ही पुराना एक रिवाज हम कह सकते हैं इसको, और इसको इस टाइम में, मौजूदा समय में हम इसे कुरीति कहेंगे कि एक गलत रीति थी, ये एक गलत रिवाज था। छोटे बच्चों का विवाह जो कि नासमझ हैं, जिनको अपने बारे में भी नहीं पता, पूरी तरह से समझ नहीं है,
वो उनका विवाह कर देना या उनको विवाह के बंधन में बांध देना, ये एक गलत सिस्टम था। बिल्कुल। इसको खत्म किया गया, एक कानून के माध्यम से कानून बनाया गया। और दहेज प्रथा थी, इस तरह के और भी कई चीजें थी जिनको कानून के दायरे में लाया गया कि अगर कल को कोई इस तरह का काम करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत के कई राज्यों में ये बाल विवाह की प्रथा अभी भी चल रही है। बिल्कुल। 2011 से लेके 2019 तक आप ये कह सकते हैं 8 सालों में 2824 केस दर्ज किए गए बाल विवाह के खिलाफ। अगर केस दर्ज किए गए, इसका अर्थ ये है कि बाल विवाह हुए। बिल्कुल। उस बाल विवाह करवाए गए उसके खिलाफ तभी केस दर्ज हुए। बिल्कुल। 2824 केस 8 सालों में, और ये एक चिंता का विषय है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि 10 साल से छोटे बच्चों का विवाह करवाया गया, जिसमें 65% लड़कियां थी। और ये बहुत ही एक गलत और शर्मनाक हम इसको कह सकते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया कि शर्मनाक कह सकते हैं इसको हमारे समाज में, कि हम इस टाइम पे, इस मौजूदा समय में हम अपने देश को, अपने समाज को कहां का कहां लेकर जाना चाहते हैं। और अगर हम उन्हीं कुरीतियों को, उन्हीं रिवाजों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही है। हमारी सरकार को इस पर बहुत ज्यादा सख्ती से कानून अपनाकर बनाना चाहिए और कानून अपनाकर उस पर सख्ती करनी चाहिए, सख्ती से उसका पालन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग इस चीज से बाहर निकलें। और इस संबंध में मैं चाहता हूं कि जैसे चैनल्स हैं या अखबारें हैं, इनको भी अपने माध्यम से लोगों में एक जागरूकता पैदा करनी चाहिए। सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसके साथ ही आज हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहते हैं, यदि आप हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाएंगे तो परमात्मा की संपूर्ण मदद मिल जाएगी। जी विकास जी। बैठे बिठाए कोई भी काम हम नहीं कर सकते अपने आप। बिल्कुल। कोई भी दुविधा है, कोई काम है, कोई छोटा सा काम भी है, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वो नहीं होगा। और खासकर जब कोई दुविधा या कोई संकट आता है तो उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस जो विचार का यही संदेश है कि जितनी देर तक हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे, भगवान भी हमारा साथ नहीं देगा। जब तक हम, भगवान भी उनका साथ देता है जो खुद आगे बढ़ते हैं, खुद हिम्मत करते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।